ये एक बहुत बड़ा कदम है और इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा जब हम लोकल करेंसीज में हम अपना कारोबार करना शुरू करें। और डॉलर की मोनोपोली टूटनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्योंकि इकोनॉमी कई देशों की ना डॉलर पे डिपेंडेंट है। जैसे आपके यहाँ है, आपके यहाँ डॉलर नहीं है, आपके यहाँ डॉलर ब्लैक में मिल रहा है, आपके यहाँ डॉलर्स नहीं है, तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इंपोर्ट बंद हो चुके हैं, आपको कोई चीज खरीद नहीं रहे हो, उसकी वजह से आपके यहाँ महंगाई बढ़ गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि डॉलर पे आपकी डिपेंडेंसी। एज ए इंडियन मैं पाकिस्तान पर भरोसा क्यों करूं? अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मेरे पीएम को लेकर इतनी गंदी भाषा में जवाब देते हैं, तब क्या हमें लगेगा कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमसे एक हो जाएं, हमसे मदद चाहते हैं? मदद लेने वालों की भाषा ऐसी नहीं होती सना जी कि वो आके मेरे पीएम को गालियां दें। एक्चुअली इंटरनेशनल फोरम पे वो मेरे विदेश मंत्री को गालियां दें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां से किया गया है। और ये लक्षण जो हैं वो दोस्ती वाले लक्षण नहीं है। 75 ईयर्स में हमने ताल्लुक रख के देख लिए हैं। पाकिस्तान को ये बात समझ जानी चाहिए, हमें ताल्लुक क्यों बेहतर करना है। आप अपने मुल्क को बेहतर करिए, हम अपने मुल्क को बेहतर करने में लगे। आप नंबर 1 इकोनॉमी बन जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना जिस गति से चल रहे हैं हम चलेंगे। अब जब पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है, तब पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि जी हमें दोस्ती की जरूरत है। क्यों भाई? अब से पहले नहीं लग रहा था दोस्ती की जरूरत। एक स्पेस कंपनी है हमारे यहाँ, पिक्सल नाम है उसका, आप चाहे सर्च कर लीजिएगा। उसका जो फाउंडर है वो एक मुसलमान है और वो बहुत ब्राइट। अब मुझे लगता है कि 22-23 साल की उम्र होगी उसकी। आप सोचिए 22-23 साल की उम्र में उसने स्पेस कंपनी बना ली। अगर जुल्म होता इंडिया में मुसलमानों पर, क्या आपको लगता है कि बच्चे इतना आगे बढ़ते? अब आईपीएल सिर्फ देखे नहीं, बल्कि आप अपनी राय देकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं, वो भी Lotus365.in पर। यहाँ पर बहुत सारे सवालात हैं, जैसे कि हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस। यहाँ पर 50+ क्वेश्चंस हैं जिन पर आप अपनी राय देकर बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। तो अभी Lotus365.in पर रजिस्टर करें और अभी पाएं 365 का बोनस। गाइज, यहाँ पर आपको मिलेगा 101 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स और यहाँ पर क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चंस। ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देकर आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुटेला, सुनील सेठी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा जैसे बड़े बड़े स्टार इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अभी इस पर रजिस्टर करें और माला माल हो जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। आज एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम इंडिया से ज्वाइन किया है आलोक सर ने, जो मोस्टली हमारी वीडियोस पर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वीडियोस पर रिएक्शन देते रहते हैं और ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और यकीन करें, जितना इन्हें सरहद के उस पार जाना जाता है, उतना इन्हें सरहद के इस पार भी जाना जाता है। और इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है, ये फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं कहाँ से चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं, डिग आउट करते हैं और लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बड़ा मज़ा आता है इनकी रिएक्शन वीडियोस देखकर। मोस्टली मेरी भी बहुत सारी वीडियोस पर मेरी गलत बातों को काउंटर करते हैं, मुझे पकड़ते हैं, मैं देखती हूँ और अच्छा लगता है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सना जी, थैंक यू। आपने इतना लंबा चौड़ा मेरा परिचय दे दिया। नहीं, बिल्कुल, मैं तो आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ। बस यहाँ ये है कि सामने से अगर मुझे कोई गलत चीज़ दिखती है तो मैं फैक्चुअली उसे करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब इसे मुंहतोड़ जवाब देना कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि जी फैक्चुअली ये चीज़ है, ऐसी है। उसके लिए मैं फैक्ट्स ढूंढ के लाता हूँ। बहुत थैंक यू कि आपने मुझे अपने शो पर इन्वाइट किया, बोलने का मौका दिया आपने मुझे। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। डेफिनेटली आपकी रूटीन बहुत मसरूफ रहती होगी, उसमें से वक्त निकालना बहुत मुश्किल काम है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप पता नहीं कहाँ से हकायक ढूंढ कर लाते हैं और लोगों को काउंटर करते हैं, और उस वक्त आपको काउंटर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आप हमारे ही सियासतदानों की, आप हमारे ही लोगों की हुई बातें हमारे सामने लेकर आते हैं, हमें बताते हैं कि हमारे न्यूज़पेपर्स ने पहले क्या लिखा, बाद में क्या छापा। तो बड़ा मजे का वो सीन रहता है। और सीरियसली मैं बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप इतनी लगन के साथ काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपने इस काम का आगाज कब और कैसे किया, कहाँ से आइडिया आया कि इस तरह लोगों के जो गलत माइंडसेट्स हैं, जो लोग गलत खबरें दिखाते हैं, बताते हैं, उन्हें काउंटर करना किस तरह आपको लगा कि बेहतर है और इन चीजों को करना चाहिए?
देखिए सना, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और करीब 20-21 साल मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट न्यूज़ चैनल्स में काम किया है। तो ये मेरे काम का हिस्सा है, क्योंकि जब भी हम जर्नलिज्म करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ यही सिखाई जाती है कि भैया जो खबर आपके पास आ रही है वो कितनी सच्ची है, और इस सच्चाई को, इस खबर को प्रूव करने के लिए आपके पास रेफरेंस क्या है, आपके पास सबूत क्या है, आपके पास सोर्स क्या है। तो ये चीज़ तो हमें शुरू से बताई गई है। जब हम पढ़ रहे थे जर्नलिज्म की, हमने पढ़ाई भी की, तो ये चीज़ें जानी। फिर बाद में जब हमने काम करना शुरू किया तो ये चीज़ जानी। जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता गया तो आपके पास ना, आपको पता चलने लगता है कि कहाँ से क्या चीज़ें आ रही हैं। अब चूँकि इतने टाइम पे इतना ज़्यादा नॉलेज गेन किया हम लोगों ने, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब सामने से कोई बात कही जाती है, जो सब्स्टेंशियल नहीं है, जो फैक्ट से दूर है या गलत तरीके से पेश की जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें पता है कि फैक्ट्स ये नहीं है जो दिखाए जा रहे हैं या जो बोले जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं। तो वो फैक्ट्स हमें पता होते हैं, क्योंकि देखिए मैं पाकिस्तान को करीब पिछले 30 साल हो गए मुझे फॉलो करते हुए, और पाकिस्तान की लिखी किताबें, पाकिस्तान के मीडिया शोज, उनकी अखबारें बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ मैं। तो मुझे वहाँ पे पता चल जाता है चीज़ें कि कहाँ पे आपने गलत किया, आपने ये बात सही नहीं बोली, या आपने ये फैक्ट गलत दिया है, क्योंकि आपके यहाँ ये चीज़, देखिए पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताए क्या है, कि वो जो चीज़ उनके सामने आती है वो उस पर फौरन विश्वास कर लेते हैं। उनको चाहिए कि बिल्कुल। जो चीज़ अगर मान लीजिए बताया गया कि जी इंडिया ने ऐसा कर दिया, तो आप एक सोर्स पे बिलीव मत करिए, आप उसको सर्च करिए। आप उसको जब सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, स्टोरी तो कुछ और है। तो इससे क्या होता है कि देखिए, फैक्ट तो फैक्ट रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि बाद में कभी वो आपके सामने आए, तब आपको लगे कि अरे यार, ये तो पहले मैंने ऐसे बोला, लेकिन फैक्चुअली तो ये चीज़ है। ये ठीक वैसा ही हुआ कि जैसे शुरू-शुरू में जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो मुझे पाकिस्तान से इतने ज़्यादा कमेंट्स आए ना कि भाई सारी लड़ाइयाँ तुम हारे हो, तुम ऐसी बातें करते हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो। फिर मैंने कहा कि यार हद हो गई है तो। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। करीब 6 महीने की रिसर्च के बाद मैंने 4-5 वीडियो की पूरी सीरीज लगाई मैंने, और उसमें एक भी इंडियन सोर्स नहीं था, सारे पाकिस्तानी सोर्स थे। तो आप समझिए कि पाकिस्तान के लोगों को अपने यहाँ की चीजें नहीं पता कि उनके यहाँ इन चीजों को बिल्कुल सही लेकर कह क्या रहे हैं आप। कहा गया है। सर, आज जिस मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं वो है इंडियन करेंसी। आप तक खबर पहुंची होगी कि इंडिया की करेंसी जो है वो 18 कंट्रीज में अलाउ कर दी गई है, तो वो अपने इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। क्या कहेंगे, वक्त के साथ-साथ इंडियन रुपी की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, डॉलर को टक्कर दे रहा है। देखिए, अभी तो ये नहीं कहूंगा कि डॉलर को टक्कर दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। अब इसके पीछे कई सारी वजह हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी, जो 18 कंट्रीज हैं उनमें हुआ है। देखिए, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा। अभी जो है जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने धीरे धीरे चीजें, एक सिस्टम बनाया है, एक मैकेनिज्म बनाया है, जिसके थ्रू हम दूसरे देशों में बिना डॉलर के कारोबार कर सके। लाइक मान लीजिए कि हम रशिया से कारोबार कर रहे हैं, तो हमने जो चीज वहां खरीदनी है वो हम रूबल में खरीदेंगे, रशिया को जो यहाँ पे चीज खरीदनी है वो इंडियन रुपीज में खरीदेगा। यानी दोनों एक दूसरे की करेंसी हम चलाएंगे, और ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया है, क्योंकि हम दोनों देशों में एक दूसरे की चीजें इन्वेस्ट हैं, एक दूसरे की कंपनियां हैं, तो वो ईजी हो जाएगा। अब देखिए, जो ये 18 कंट्रीज हैं, इनमें कौन कौन सी है जो बड़ी कंट्रीज हैं। लाइक मान लीजिए जर्मनी है, इसमें यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, जर्मनी है, सिंगापुर है, श्रीलंका तो खैर हमारा पड़ोसी है, यूके है, और इसके अलावा भी और सारी कंपनीज हैं। अब देखिए, इंडियन रुपीज को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंडियन रुपीज की वैल्यू जो है वो कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि आपके देश की इकोनॉमी कैसी है, आपने कैसे प्रोसीजर्स अपना रखे हैं, आप उसको मजबूत करने के लिए और क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है, और इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा जब हम लोकल करेंसीज में हम अपना कारोबार करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात आते हैं कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, बिल्कुल। डॉलर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड का एक सबसे कॉमन जरिया बन गया कि भाई कोई भी चीज खरीदनी हो आप डॉलर में ट्रेड कर लो, क्योंकि डॉलर इजीली अवेलेबल है, और इसका सीधा, चूंकि ये अमेरिकन करेंसी है, तो वो बहुत मजबूत भी हो गई। कैसे मजबूत हुई? ऐसे ही मजबूत हुई। पहले जो ट्रेड होती थी वो ब्रिटिश पाउंड में होती थी, बहुत पहले की बात है, जो वर्ल्ड ट्रेड होती थी। लेकिन धीरे धीरे डॉलर ने उसमें सेम लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे वो पूरे वर्ल्ड पर काबिज हो गया। 90% प्लस पे मुझे लगता है कि डॉलर ने कब्जा कर लिया था। इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या कि अमेरिका की मोनोपोली हो गई। किसी पर सैंक्शन लगाने, अब उसने सैंक्शन लगा दिया, अब डॉलर में कारोबार बंद। अब उस देश को प्रॉब्लम होने लगी, भाई वो क्या करे, और कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है। तो कई देशों ने इस पर काम करना शुरू किया, इंडिया भी उसमें है, उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है,
और हम लोगों ने क्या किया कि हमने डी डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू किया, कि हमें जो वो स्विफ्ट बैंकिंग कहते हैं, जिसे बेसिकली वो डॉलर की बैंकिंग है, स्विफ्ट बैंकिंग, स्विफ्ट कोड होता है आपको। जैसे अभी हम यूट्यूबर हैं तो हमारी पेमेंट आती है डॉलर्स में, तो वो कैसे आती है, हमें एक अपने बैंक से एक स्विफ्ट कोड देना होता है। जो मेरा बैंक है वो बैंक अमेरिका में भी है, तो वो स्विफ्ट कोड के जरिए हमारा ट्रांजैक्शन होता है। जो गूगल ने पे किया डॉलर में, वो यहाँ पे कन्वर्ट होके इंडियन रुपीज में आ गया। तो वो एक स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क के उसकी वजह से होता है, जो एक मैकेनिज्म बनाया गया और उस पर डॉलर का कब्जा है। तो जब किसी एक का कब्जा होगा तो वो अपनी मोनोपोली चलाएगा, अपनी चीजें वो अपने हिसाब से तय करेगा। इसमें कई देशों को पनिश करना, उसको परेशान करना, जो उसके मुताबिक ना चले उसको रगड़ देना, इसमें ये भी शामिल है और अमेरिका ऐसा करता है। तो इन देशों ने कहा कि भाई ये कब तक ऐसा चलेगा, तो एक मैकेनिज्म, अब स्विफ्ट बैंकिंग मैकेनिज्म से हटाकर हमने कहा कि भाई अब मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें हम अपनी रुपीज में कर सके। चाइना अपनी रुपीज में करेगा, हम अपनी रुपीज में करेंगे, रशिया उसमें करेगा, उसमें जर्मनी भी है, अब कई सारी चीजें हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि मोनोपोली टूटनी चाहिए, मोनोपोली किसी एक चीज की नहीं होनी चाहिए, और डॉलर की मोनोपोली टूटनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि इकोनॉमी कई देशों की ना डॉलर पे डिपेंडेंट है। जैसे आपके यहाँ है, आपके यहाँ डॉलर नहीं है, आपके यहाँ डॉलर ब्लैक में मिल रहा है, आपके यहाँ डॉलर्स नहीं है, तो आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। इंपोर्ट बंद हो चुके हैं, आपको कोई चीज खरीद नहीं रहे हो, उसकी वजह से आपके यहाँ महंगाई बढ़ गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि डॉलर पे आपकी डिपेंडेंसी है। हमने वो डिपेंडेंसी कम करने की बात सोची मैं आपसे करने वाली थी कि आप देखें कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत किस हद तक बढ़ गई है। डॉलर की कीमत पर कंट्रोल करना पाकिस्तान के आपे से बाहर हुआ जा रहा है और पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। अगर करेंसी डाउन होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की वैल्यू भी डाउन होगी, जो हो रही है वक्त के साथ साथ। बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आप सोचिए कि आपका 270 के या 75 के आसपास आपका डॉलर चल रहा है। आप सोचिए कि आपके रुपए की वैल्यू कितनी रह गई। देखिए किसी भी कंट्री की वैल्यू जो है उसके वर्थ से होती है। डॉलर चल रहा है आज का, डॉलर का रेट 288 इन बताइए पाकिस्तान। 288 मतलब करीब करीब आप श्रीलंका वाली हालत में पहुंच चुके हैं। और मुश्किल इसलिए और ज्यादा है आपके लिए क्योंकि इससे निकलने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए श्रीलंका तो निकल गया, श्रीलंका डिफॉल्ट भी हो गया, लेकिन श्रीलंका निकल भी गया। कैसे? श्रीलंका को अभी आईएमएफ से डील मिल गई, आपसे पहले से मिल गई, $4 बिलियन की कुछ की, और आपने अभी तक आईएमएफ से $1 बिलियन भी नहीं ले पाए हैं। टोटल $7 बिलियन लेना है आपको, सोचिए। और $1 बिलियन भी नहीं ले पाए हैं आप अभी। जो थोड़े बहुत 700 या 800 मिलियन डॉलर चाइना ने दिए थे, एक आध मिलियन डॉलर और कहीं से कुछ आ रहे हैं, तो बिलियन डॉलर, तो आपका जो रिजर्व है वो शायद $4 बिलियन के आसपास का है। वो $4 बिलियन जो है वो शायद 2 हफ्ते का इंपोर्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सोचिए आप लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो आप लोग। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की जनता को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुल्क तो डिफॉल्ट नहीं हो सकता, हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर सच्चाई जब तक छुपाई जाएगी, देखिए वैसे तो पाकिस्तान की सरकार छुपाने में चीजें बहुत माहिर रही है। मुझे याद आता है कि सियाचिन पर जब इंडियन पहुंच गए, वो चीज पता है आपको 6 महीने तक लोगों को बताया नहीं गया। आपके जनरल साहब ने कहा कि नहीं इसको बताने की जरूरत क्या है। 6 महीने बाद कहीं से खबर लीक हुई, पार्लियामेंट में आपके चर्चा हुई, तब जाके पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि 6 महीने पहले तो सियाचिन हाथ से निकल गया हमारे। तो आप सोचिए कि जब इस लेवल पे चीजें छुपाई जाती हैं, तो बेसिकली आप लोग डिफॉल्ट हो चुके हो, इसमें कोई शक नहीं। शायद ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह ही दिया था कि डिफॉल्ट हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली आपको अभी बताया नहीं गया है। इसका असर कहां दिख रहा है? असर इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखिए आपके यहाँ जितनी महंगाई है वो इसी वजह से है, क्योंकि आपके रुपए की वैल्यू गई और आपके पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो सामान जो लोगों ने स्टॉक करके रखे हैं वो तो महंगी कीमतों पर बेचेंगे। तो भी रमजान का महीना चल रहा है आपके यहाँ, चीजें और ज्यादा महंगी हो गई हैं। तो देखिए पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसको फोकस किधर करना है। दुश्मनी करनी है भारत से, अभी जो 75 ईयर से चली आ रही है, या ये सब छोड़कर अपने आप पर फोकस करना है। ये तय पाकिस्तान को करना है। पाकिस्तान की आवाम ये समझ चुकी हुई है, पाकिस्तान की आवाम ये समझ चुकी हुई है कि अगर उन्हें इन हालात से निकलना है तो उन्हें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है। और ये अगर मैं देखूं तो सोशल मीडिया पर हर दूसरे बंदे ने स्टेटस लगाया हुआ है कि पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस से निकालने का सिर्फ एक ही हल है, इंडिया के साथ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जिस दौर में हम पहुंच चुके हैं और जिस तरह की, अगर देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि एज ए इंडियन मैं पाकिस्तान पर भरोसा क्यों करूं? अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मेरे पीएम को लेकर
इतनी गंदी भाषा में जवाब देते हैं, तब क्या हमें लगेगा कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि हमसे एक हो जाएं, हमसे मदद चाहते हैं? मदद लेने वालों की भाषा ऐसी नहीं होती सना जी, कि वो आके मेरे पीएम को गालियां दें एक्चुअली इंटरनेशनल फोरम पे। वो मेरे विदेश मंत्री को गालियां दें, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वहां से किया गया है। और ये लक्षण जो हैं, वो दोस्ती वाले लक्षण नहीं है। तो आप बताइए कि जो हम पाकिस्तानी आवाम की बात माने या हम पाकिस्तान की सरकार की बात माने? सर, ये तो इंडिया ने भी कहा था कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं, तो वहां पर हम किससे बात करें? हमारे सियासतदान कुछ और कहते हैं, हमारी आर्मी कुछ और कहती है, तो उनको खुद भी परेशान है कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चल रही है और किससे बातचीत की जाए। सर, एज अ इंडियन आपने अपनी बात रखी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? ठीक है, जो स्टेटमेंट आपने बताई मैं उससे एग्री करती हूँ, मैंने इस पे शायद एक प्रोग्राम भी किया था और मैं गुजरात वाले इंसिडेंट पर मेरा ख्याल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी और मैं आपका जो है वो इशारा समझ गई हूँ कि आप किस तरफ करना चाह रहे हैं। वो स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। डेफिनेटली जब इस तरह की स्टेटमेंट जाएंगी तो दूरियां कम होने की बजाय जो है नफरतें मजीद जो है वो बढ़ेंगी और डेफिनेटली हर इंडियन यही सोचेगा कि हम कैसे पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा दें जब वो पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो सर, एज अ इंडियन आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? देखिए सना, इसका एक ही जवाब है, जो ये मेरा पर्सनल है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हमें कोई संबंध बनाने की, देखिए 75 ईयर्स में हमने कोशिशें कर ली, हमने बहुत कोशिश की संबंध ठीक करने की, उसका फायदा क्या हुआ? हमें उल्टा उसका नुकसान हुआ है। हमें मुंबई जैसा अटैक झेलना पड़ा, हमें 4 लड़ाइयां झेलनी पड़ी, हमें उरी, पुलवामा, पठानकोट जैसे अटैक झेलने पड़े। हम क्यों करें अब? पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि सियासतदान, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपसे कुछ ही दिनों पहले आप इस नफरत को समझिए। आप कुछ ही दिनों पहले आपके शेख रशीद साहब, जो 16 बार आपकी सरकारों में मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये बयान देते हैं कि बिरला मंदिर की घंटियां मैं अपने एटम बम गिराकर बंद कर दूंगा। बिल्कुल जी। अगर आप इस हेट की बात करेंगी सना, तो मैं क्या, पूरा इंडिया यही कहेगा कि हमें पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, 75 ईयर्स में हमने ताल्लुक रख के देख लिए हैं। पाकिस्तान को यह बात समझ जानी चाहिए, हमें ताल्लुक क्यों बेहतर करना है। आप अपने मुल्क को बेहतर करिए, हम अपने मुल्क को बेहतर करने में लगे हैं। आप नंबर 1 इकोनॉमी बन जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना जिस गति से चल रहे हैं हम चलेंगे। अब जब पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है, तब पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि जी हमें दोस्ती की जरूरत है। क्यों भाई? अब से पहले नहीं लग रहा था दोस्ती की जरूरत है? जब आप बुरी तरह फंसे हुए हो, जब आपको लगता है कि इंडिया ही मदद कर सकता है, ये बात तो पहले भी आ सकती है ना, लेकिन आपकी तरफ से संकेत नहीं मिले। अब आपको लग रहा है कि बहुत बुरी तरह फंसे। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको। ये सारी बयानबाजी चलती है, ये सब कुछ चलता है। एज ए इंडियन अगर मैं देखूं इसे, तो मैं इस बयान को अपने क्यों सही मानता हूं। इसलिए सही मानता हूं कि जब से आपके यहां से संबंध तोड़े गए, संबंध हमने तो नहीं तोड़े, आफ्टर 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान ने यह तय किया ना कि हमें इंडिया से कोई संबंध नहीं रखने। इंडिया ने तो तय नहीं किया। इमरान खान साहब ने, बिल्कुल, इंडिया ने तो हालात खराब नहीं किए। इंडिया ने तो आपके यहां महंगाई लेकर नहीं आए। इंडिया तो आपके यहां जो महंगाई से आपकी आवाम परेशान है उसको हम लेकर नहीं आए। ये काम कम हो सकता था, ये महंगाई कम हो सकती थी अगर आपके नेता, आपकी सरकार अगर दूर की सोच रखते, विजन होता उनके पास। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने गुजरात की बात कही, आपके यहां हमेशा ये बात कही जाती है कि जी मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों को मारा गया, लेकिन ये कोई ये बात नहीं कहता कि वो हुआ क्यों। कोई ये नहीं कहता कि गोधरा में जब 1000 मुसलमानों की भीड़ ने जब जानबूझकर वो S6 और जो वो बोगी थी उसको घेर कर बंद करके जला दिया गया, 60 लोग मारे गए हिंदू, उसमें जो तीर्थ यात्रा करके आ रहे थे। आपको क्या लगता है कि आप मुझे एक थप्पड़ मारेंगे और दूसरे सामने वाला चुपचाप बैठ के चुपचाप खड़ा रहेगा? आप अगर यही बात है, आप ऐसे कहते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पिछले 8 साल में आपके यहां की रिपोर्ट है 4000 शियाओं को मार दिया गया। आपके यहां अक्सर यह खबर आती है कि फलाना शिया मस्जिद में ब्लास्ट हो गया, 60 शिया मारे गए। उसके लिए किसको जवाबदेह मानेंगे हम? आप बताइए, उसके लिए किसको मौत का सौदागर बोले, किसको बचर ऑफ शियाज बोले आपके यहाँ? डेफिनेटली यहाँ पर कोई शक नहीं है कि शिया सुन्नी फसादात तो चलते हैं, ठीक है। इवन कि आपने बात की माइनॉरिटीज के हवाले से, तो रिसेंटली आपने ये सुना होगा कि पाकिस्तान ने, बल्कि बहुत सारे लोग ये कहते भी हैं कि 1947 से पहले जितनी तादाद यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की थी वो वक्त के साथ साथ कम होती गई है। कुछ हकायक हैं, कुछ चीजें हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं लाती, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अवाम तक पहुंच ही जाती है। तो सर, आपको क्या लगता है विभिन्न तमाम मसले मसाइल का हल क्या है?
बात की आपने कि पाकिस्तान के सियासतदान इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है वो शायद इसलिए देते हैं कि खुद को खबरों में रख सके, अपनी सियासत को चमका सके, पाकिस्तान की नजर में जो है अच्छा बनने के लिए इंडिया को डिग्रेड करते हैं, इस तरह की शायद वो स्टेटमेंट इसीलिए देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि शेख रशीद साहब के पास इतना दिमाग नहीं है? भले आप उनको कुछ भी कह लो, लेकिन वो काम अपने दिमाग से करते हैं। उनको पता है कि उन्हें पावर चाहिए, उनको पता है कि लोग इसी में बिजी रहेंगे, तभी वो हम पर सवाल नहीं उठाएंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है सना कि पाकिस्तान के लोग इस बात के लिए तो सड़क पर उतर जाते हैं कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म चल हो रहा है, इस बात के लिए उतर जाते हैं कि जी फ्रांस में हमारे साथ ऐसा हो गया, स्वीडन में हमारे धर्म की किताब के साथ ऐसा कर दिया, उसके लिए तो सारे लोग सड़क पर उतर जाएंगे, तबाही मचा देंगे। लेकिन कोई इस चीज के लिए सड़क पर नहीं उतरता कि जी अपने यहाँ की माइनॉरिटी को क्यों नहीं संभालते। कोई इस बात के लिए सड़क पर नहीं उतरता कि जी हमारे लिए नई यूनिवर्सिटीज कहां बन रही हैं। कोई इस बात के लिए सड़क पर नहीं उतरता जी हमारे लिए फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगाई जा रही कि लोगों को रोजगार मिले। टीआरटी वर्ल्ड है, टर्की की न्यूज एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि 2025 तक 50 लाख चीनी लेबर फोर्स आपके पाकिस्तान में होगी। आप ये बताइए कि चीनी लेबर फोर्स क्यों होगी? क्या पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार की जरूरत नहीं है? क्या पाकिस्तान के इंजीनियर्स नहीं है? पाकिस्तान में लोग नहीं है जो स्किल्ड लेबर है जो काम कर सके वहां पे? लेकिन जब इसकी ये सवाल तो कोई नहीं पूछता। ये सवाल पूछना चाहिए ना। आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालने का हल क्या है? आपने कह दिया कि पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकालने का हल जो पाकिस्तान सोच रही है, पाकिस्तान की आवाम सोच रही है, वो तो भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इंडिया के साथ दोस्ती। बहुत सारी इंडिया की जमातों की तरफ से भी हमें मदद की अपील की गई, जैसे आरएसएस के एक लीडर थे, उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान को जो है वो खुराक के फुकदान से निकाल सकते हैं, उन्हें 50 लाख टन गंदुम देकर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस तरह की काफी और भी ऑफर आई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। तो आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान को इन सूरत हाल से निकालने का, इन क्राइसिस से निकालने का हल क्या है? क्योंकि डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरा मुल्क जो है वो डूबे या फिर डिफॉल्ट हो जाए, जो कि हो चुका है, हम जानते हैं। देखिए सना, ऐसी स्थिति रातों रात तो बनी नहीं है कि एक रात जब आप सोए तो सब कुछ ठीक था और अगली सुबह जब उठे तो सब कुछ तबाह हो गया। ये चीजें धीरे धीरे 75 इयर्स में हुई हैं, और 75 इयर्स में होने का साफ सा मतलब है कि जो लोग चाहते थे कि मुल्क इस हालात में लेकर आए, वो अपने मकसद में कामयाब हुए। अब इसके लिए आप भारत की साजिश बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब आपके यहाँ के लोगों का किया धरा है। देखिए, इसका समाधान क्या होगा, हल क्या होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए आपके यहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, आपके यहाँ के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है, माइंडसेट बिल्कुल अलग है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। 90s में हमारी इकोनॉमी भी बहुत खराब हो गई थी, हमारे पास भी फॉरेक्स रिजर्व बड़ा कम बचा था, हमें अपना सोना तक गिरवे रखना पड़ा, कुछ सोना बेचना पड़ा हमें। लेकिन हमने उससे एक सबक लिया। हमने सबक ये लिया कि जिंदगी में दोबारा कभी इंडिया पर ऐसी हालत हम आने नहीं देंगे। और ये सबक सिर्फ हमारी सरकारों ने नहीं लिया, ये सबक हमारे यहाँ के लोगों ने भी लिया। और आज आप देखिए कि आज दुनिया में तीसरे नंबर पे हम पहुंच गए यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। $100 बिलियन या 1 बिलियन, क्या $100 बिलियन जो वो ग्रुप होता है वो शायद है, उसमें नंबर 3 पर हम टोटल दुनिया में। क्यों हुए ऐसा? ये एक चेन है। हमने अपने एजुकेशन पर ध्यान दिया, हमने स्किल्ड लेबर पर ध्यान दिया, हमने तरह तरह की चीजें उपलब्ध कराई, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने कॉलेजेस बनाए, हमने वैसे काम किए जिससे हमारी जो फोर्स है, जो यूथ है, उसका डायरेक्शन सही हो। हमने जमातुद दावा नहीं बनाया, हमने हाफिज सईद खड़े नहीं किए, हमने वो क्या नाम है उसका, मसूद अजहर, उस टाइप के लोग खड़े नहीं किए। हमने अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। तो जब आप इन सब चीजों में, बाकी लोग कहते हैं, कई मैं पाकिस्तानी आपकी उसमें भी सुन चुका हूं मैं कि जी भारत दहशतगर्द मुल्क है। आप एक बात बताइए, भारत अगर दहशतगर्द मुल्क है तो 130 से ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहां क्या कर रहे हैं? एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बता दीजिए जो इंडिया में हो। ओसामा बिन लादेन जैसा टेररिस्ट आपके यहां क्या कर रहा था? उसको छुपा के रखा गया था, क्या कर रहा था? दरअसल पाकिस्तान को लगता है ना कि वो डबल गेम खेल के फायदा उठा लेगा। ऐसा उसने जब सोवियत इन्वेजन हुई अफगानिस्तान में, तब उसने किया। नतीजा क्या निकला? आज अफगानिस्तान पाकिस्तान से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि जिस अफगानिस्तान की मदद करने का वादा किया था पाकिस्तान ने, उसके साथ पाकिस्तान ने धोखा किया डॉलर्स के लिए।
जब वहां पे काम खत्म हो गया तो अमेरिका का पल्ला छोड़ के अब चाइना में चले गए, क्योंकि अपना फायदा है। सऊदिया से पहले बहुत अच्छे रिलेशन थे आपके, सऊदिया हमेशा आपकी जब जरूरत पड़ी है उसने मदद की है आपकी, लेकिन उसका क्या हुआ, जब देखा कि सऊदिया से फायदा ज्यादा नहीं हो रहा तो सऊदिया को छोड़ के आप टर्की के पास चले गए, ये जानते हुए कि सऊदिया और टर्की की आपस में नहीं पटती है। लेकिन आपने टर्किश कल्चर, टर्की की बातें, हर तरफ आपने इतना किया कि सऊदियों को तो नाराज होना ही था। इसके बाद भी आप देखिए कि आप हम पर आरोप लगाते हैं। कंट्री का रुझान वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ जो है वो कम होता जा रहा है। मतलब मैं तो कहूंगी कि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया है। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर बैठ गया, हर दूसरी कंट्री का बेहतर से बेहतरीन ताल्लुक इंडिया के साथ बन रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ किसी का ना तो रुझान है, ना इंटरेस्ट है, ना ही कोई मुल्क पाकिस्तान की आज मदद करने को तैयार। बिल्कुल सही बात है, और इसकी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि पाकिस्तान के पास किसी पॉलिसी, किसी विजन का ना होना। देखिए, जब हम आजाद हुए और पाकिस्तान नया मुल्क बना, ये मैं बिल्कुल बार बार हर अपने वीडियो में करेक्ट करता हूं। सारे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए। आप मुझे बताइए कि 1947 से पहले पाकिस्तान कहां था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था? नहीं था ना, नहीं था, इंडिया ही था। नहीं था। हाँ, तो फैक्चुअली ये गलत है कि हम दोनों एक साथ आजाद हुए, नहीं। जैसे 1971 में बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना, बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना, वैसे ही 1947 में पाकिस्तान नाम का एक नया देश बना, अलग हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि उस समय हमारे यहां एजुकेशन के लिए नींव रखी गई, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज की, बड़े बड़े इदारों की। आपके यहां नींव नहीं रखी गई। आपने फायदा देखा अफगानिस्तान वॉर, आपने फायदा देखा ईरान इराक में भी घुसे रहे आप, आपने फायदा देखा जो भी, जहां से भी आपके जेब में डॉलर्स आ रहे थे। तो हुआ इसका नतीजा ये कि आपने अपने यहां कोई चीज डेवलप नहीं करी। आप चीन को अपना इतना अच्छा दोस्त मानते हैं, आपके जितने मिनिस्टर हैं वो सब कहते हैं, हमें चढ़ाने के लिए कहते हैं कि जी हिमालय से भी ऊंची और इंडियन ओशियन से भी गहरी दोस्ती है हमारी चीन की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर चीन आपका इतना ही अच्छा दोस्त है, चीन ने कौन सी फैक्ट्री लगा दी पाकिस्तान में? चीन ने कौन सा सेक्टर ऐसा पाकिस्तान में प्लांट लगा दिया जिससे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने लगा चीजें? एक मुझे नाम बता दीजिए, आपको नाम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं। तो आप सोचिए कि अगर चाइना आपका हमदर्द होता तो जाहिर सी बात है कि आपको ग्रो करने में मदद करता, ना कि, मैं आपको एक डेटा बताता हूं, बड़ा जबरदस्त डेटा है। पिछले साल आप लोगों ने चीन से $20 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया है, $20 बिलियन का, मतलब सुई से लेकर जहाज तक, और बदले में आपने एक्सपोर्ट पता है कितने का किया है? सिर्फ $3 लाख का। आप ये गैप देख रहे हैं? हमने हमेशा इंपोर्ट ही किया, एक्सपोर्ट कभी कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तो आज मुल्क का ये हाल हो गया हमारे। एक्सपोर्ट तो आप तब करेंगे ना जब आप मैन्युफैक्चर करेंगे, जब आप प्रोड्यूस करेंगे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि आप व्हीट एक्सपोर्टर थे, आप अब इंपोर्टर हो। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, है कि नहीं? आपकी टेक्सटाइल की कंपनीज अच्छा ग्रो कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। बिजली वाला फैक्टर तो आपके यहां है ही। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर पता है क्या है? आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बार बार कहा कि जी भारत के साथ ट्रेड खोल दीजिए। जो भारत से यान, रेशे जो जाते हैं, कॉटन जो जाती है, उनसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी। अब क्या हुआ कि वो यान और रेशे अब जब दुबई के रास्ते जाएंगे तो डबल कीमत पर पड़ते हैं। तो जो चीज आप 100 रुपए की कपड़ा बना रहे थे 100 रुपए का, वो 200 रुपए का है, और मार्केट में वो दूसरे लोग 150 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका 200 रुपए का माल कौन खरीदेगा? सही कह रहे हैं आप। इंडिया से इन्होंने दुश्मनी बनाकर, बिला वजह की खुद साख्ता दुश्मनी खड़ी कर पाकिस्तान ने सिर्फ अपना नुकसान किया है। हमें सिर्फ यही बताया गया कि हमारी बॉर्डर पर इंडिया से ऊंची जो है टांग उठती है, ये नहीं बताया गया कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है इंडिया जो ट्रैक्टर बनाने जा रहा है। एप्पल्स की हम बात करें तो 2 जो हैं एप्पल स्टोर इंडिया में खुल रहे हैं। आज ही खुले हैं, आज ओपन हो गया। आज सना, आज एप्पल स्टोर मुंबई में ओपन हो गया। खुद एप्पल के सीईओ टिम कुक थे वहां पे मौजूद। जी, दिल्ली में तो 20 तारीख को ओपन होना है, टिम कुक वहां भी जाएंगे। दिल्ली में 20 तारीख को ओपन होना है। आप सोचिए, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप इसको जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखिए कि भारत और अमेरिका के देखिए कारोबारी संबंध इतने अच्छे कब होते हैं? जब आपके रिलेशन बेहतर हो रहे हो, मजबूत हो रहे हो। तो आप सोचिए कि अमेरिका को हमारी जरूरत है, और हमें ये बात पता है। पाकिस्तान हमेशा टूल बना अमेरिका का। आप अगर अभी हाल ही में बयान आया था अमेरिका का कि
उनसे पूछा गया कि भाई आप भारत और पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन अमेरिका के हैं वो आप किस नजरिए से देखते हैं, तो अमेरिकन जो डिप्लोमेट थे उनकी तरफ से ये ऑन रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान रीजनल रीजनल पार्टनर वो है, अलाई है, और इंडिया ग्लोबल पार्टनर है। तो आप इस स्टेटस को समझें। मैंने सुनी थी स्टेटमेंट जी, तो आप स्टेटस को समझे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप हमेशा टूल बने रहे, आपने अपना फायदा देखा। इंडिया ने अपने कभी अपना फायदा नहीं देखा। इंडिया ने जो अपनी बातों पर अड़ा रहता है, अमेरिका ने लाख कोशिश की कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, इंडिया ने दो टूक जवाब दिया कि नहीं दिया? दिया, बिल्कुल दिया। अमेरिका को जो करना है कर ले, अमेरिका को जो करना है कर ले। अमेरिका में एक ग्रुप ऐसा भी है जो एंटी इंडिया है। करेंसी से रूस में ट्रेड की, अपनी करेंसी के अंदर की, और रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा, खाम तेल खरीदा रूस से। और अब मेरा ख्याल है शायद ईरान भी ऑफर लेकर आ रहा है इंडिया के पास कि आप ने जो है वो अमेरिका की रूस के मामले में नहीं सुनी तो आप हमसे भी ऑयल की ट्रेड करें। देखिए, ईरान से तो हम तेल खरीद ही रहे हैं, लेकिन अभी उस वॉल्यूम में नहीं खरीद रहे थे, और ईरान से हमारे ट्रेड होते रहते हैं। अमेरिका के दबाव के बाद भी हो रहे थे ट्रेड, ऐसा नहीं कि ईरान से तेल नहीं आ रहा था, ईरान से तेल आ रहा था। अभी हमने देखिए, अभी हमने एक इतना बड़ा काम किया है जो चाइना के खिलाफ भी किया है और हमारा इसमें फायदा भी है। अब देखिए, ये सारी ना पाकिस्तान ये नहीं समझ पाता कि देखिए अपने देश का क्या कहें, मतलब अपने देश का फायदा पहले देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया है, पता है आपको इस बारे में? उसमें रशिया भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें अजरबैजान भी है, उसमें और भी 7-8 कंट्रीज और हैं। ये किस लिए बनाया हमने? और देखिए, मॉस्को से चली ट्रेन जो है, ट्रेन से सामान चला था, वो ईरान पहुंचा, ईरान से फिर बाई शिप हमारे मुंबई पहुंच गया। अब सोचिए कितना बड़ा कॉरिडोर है हमारा, ट्रेड कॉरिडोर। अब बताइए कि इस ट्रेड कॉरिडोर ने, वो जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं ना कि हमारी जियो लोकेशन ऐसी है, सेंट्रल एशिया में भी और इधर भी उधर भी, क्या रह गई इस लोकेशन का? मतलब क्या रहा? अगर इतना ही अच्छे लोकेशन पर आप होते तो आज तो आपका कारोबार बढ़ चढ़कर हो रहा होता, लेकिन कारोबार तो आपके यहां होता नहीं है, तो उसका क्या फायदा है? अब जब ये कॉरिडोर बन गया, तो पाकिस्तान बिल्कुल छट गया ना, बिल्कुल आइसोलेट हो गया। हम तो अजरबैजान आपका दोस्त है, तो अजरबैजान ने हमारे साथ क्यों इस डील में शामिल हो गया? वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि अपना फायदा सबसे पहले देखना चाहिए, अपने लोगों का फायदा, अपना फायदा नहीं, अपने देश के लोगों का फायदा, पाकिस्तान की आवाम का फायदा देखना चाहिए। कामयाबी का और तरक्की का राज ही यही है कि इंडिया ने हमेशा अपना और अपने मुल्क का फायदा सबसे पहले दिया। इसलिए उन्होंने अमेरिका को शट अप कॉल दी और रूस से जो है वो बेइंतहा रिकॉर्ड तोड़ जो है वो देखिए, और इसके पीछे एक वजह, और इसके पीछे एक और वजह है कि हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है, रिलीजन बाद में आता है। बिल्कुल, मोस्टली ये बात पाकिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी की जाती है कि हम अपने हर काम में अपने मजहब को ले आते हैं, इसलिए शायद पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि हम नेशन की बजाय अपना मजहब जो है वो पहले रखते हैं। सर, एंड पे जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए सना, एक ही पैगाम है कि प्लीज आप लोग कश्मीर भूल जाइए। देखिए, आप लोगों ने 3 जंगें कश्मीर पर लड़ी, कश्मीर नहीं हुआ ना आपका। और आप चाहे कुछ भी कर लें, आप गजवाए हिंद कर लें, मैं कई लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, कल परसों भी किसी का बयान सुना मैंने, गजवाए हिंद तो करेंगे हम, अब हिंदुओं की गर्दन चेन पकड़ कर ले आएंगे हम, अब उनको यहाँ पे सजाएं देंगे और ये करेंगे। देखिए, जब तक इस नफरत और जब तक कश्मीर, ये 2 चीजें आप लोगों के जहन में रहेंगी, यकीन मानिए आज से 30 साल बाद भी आप मेरी बात याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम करेगी आपको। देखिए, आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव आउटकम नहीं ला सकते। जब आप अपने बच्चों को, अभी आपकी एक रिपोर्ट आई है, मैं जिक्र करना भूल गया, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है आपके यहाँ, एक इदारा है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, पिछले 1 साल में आपके टेक्स्ट बुक्स में माइनॉरिटी के खिलाफ कंटेंट को बढ़ा दिया गया है। तो आप जब अपने बच्चों के जहन में हेट भरेंगे, तो आपको क्या लगता है कि इतनी नेगेटिव बातें आप भर देंगे और उसको कहेंगे जी अब तू जहाज डिजाइन कर? नहीं कर सकता वो डिजाइन, क्योंकि नेगेटिविटी ने जकड़ लिया, उसने नेगेटिविटी ने जकड़ लिया है। आप उससे पॉजिटिव काम ले नहीं सकते, उसके अंदर आपने नफरत भरी है, हेट भरी है। मतलब आप इंडिया के लोगों से बात करेंगे ना, आप इंडिया के बच्चों से बात करेंगे, तो आप हमें ये पढ़ाया ही नहीं जाता ना, हमें किसी धर्म के बारे में हमारी किताबों में लिखा है कि ये बुरा है, न किसी इंसान के बारे में लिखा है कि ये बुरा है, न किसी कंट्री, इवन पाकिस्तान के बारे में भी नहीं लिखा है कि ये चीज बुरी है, पाकिस्तान की हमारा दुश्मन है, ये भी नहीं लिखा कहीं भी हमारी। तो इसीलिए आप देखिए हमारे बच्चे कहां कहां नहीं पहुंच रहे हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि भाई हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखा जाए। मैं आपको बताऊं, एक स्पेस कंपनी है हमारे यहाँ, पिक्सल नाम है उसका, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा। उसका जो फाउंडर है वो एक मुसलमान है, और वो बहुत ब्राइट, अब मुझे लगता है कि 22-23 साल की उम्र होगी उसकी,
आप सोचिए 22-23 साल की उम्र में उसने स्पेस कंपनी बना ली। अगर जुल्म होता इंडिया में मुसलमानों पर, क्या आपको लगता है कि बच्चे इतना आगे बढ़ते? हम ये सब नहीं देखते। तो इसलिए 2 चीजें करनी है आपको, अपने यहाँ नफरत को हटाना है अपनी टेक्स्ट बुक से, और दूसरा कश्मीर को भूल जाइए, 25-30 साल भूल जाइए, पैसा वैसा इकट्ठा कर लीजिए, वर्ल्ड की इकोनॉमी बन जाइए, उसके बाद कहेंगे तो फिर हम लड़ाई लड़ लेंगे। मैं ये कहता हूं, आप मजबूत हो जाइए, फिर लड़िए, आइए लड़ेंगे फिर, लेकिन पहले अपने आप को तो ठीक कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर कि आप अपना कीमती वक्त और अपनी कीमती राय का इजहार किया हमारे इस प्रोग्राम में। बड़ा अच्छा लगा आपसे लाइव डिस्कशन करके इस तरह। उम्मीद है आपने जिस तरह फैक्ट एंड फिगर्स पर बात की है, हमारी आवाम की कुछ ना कुछ सोच बदली होगी, क्योंकि हमारा नजरिया भी यही है कि उन तक हकायक पहुंचाकर उनके नजरियात, उनके ख्यालात बदलने की कोशिश की जाए। कुछ अर्सा पहले हमने कुछ बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने इंडिया के बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए, कुछ मुस्लिम्स के, कुछ हिंदू कम्युनिटी के। यकीन करें ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिली जो हमें कभी पाकिस्तान में बताई ही नहीं गई थी। हमें हमेशा बताया गया कि वहां पे लाउड स्पीकर में अजान नहीं दी जा सकती, वहां पर बैन है, वहां पर खवातीन के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है आप लोग सोच भी नहीं सकते, हमें क्या क्या बताया गया। लेकिन आप यकीन करें मैं लोगों की बात तो एक तरफ रखती हूँ, मेरे अपने बड़े नजरियात, अपने बड़े ख्यालात बदल गए जब मैंने उन लोगों से ऑनलाइन 1-to-1 डिस्कशन की, और बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के उन्होंने हकायक जब बताए। तो ये प्रोग्राम्स करने का भी मकसद ये है कि शायद लोगों को जो हमारी मीडिया नहीं दिखा रहा, हमारे सियासतदान नहीं दिखा रहे, शायद उनकी कुछ सोच बदले। और यकीन करें बड़ी खुशी होती है जब हम मार्केट में जाते हैं और इतने लोगों से बात करते हैं और 4 में से अगर 2 लोग भी पॉजिटिव बोले तो यकीन करें बड़ी खुशी होती है, लगता है कि मेहनत रंग ले आई है। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी कीमती राय का इजहार किया। थैंक यू सना जी, शो पर बुलाने के लिए और मेरी इतनी सारी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।